नमस्ते और स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज सुजीत बरुआ और आप देख रहे हैं ऑन एयर विद पंकज ओनली एट पेनुलास फिल्म कंपनी ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के उन पलों के बारे में जो हमारी ज़िंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसी लीडर है जो एजुकेशन को एक मिशन के रूप में देखती है और स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर बिलीव करती है। आज हम उनकी जर्नी, कॉलेज पॉलिटिक्स और सोसाइटी और एजुकेशन का कनेक्शन के बारे में जानेंगे। सो प्लीज वेलकम एचआर कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर पूजा रामचंदानी मैम का। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू पंकज फॉर इनवाइटिंग मी। पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी के बारे में। आप जर्नी के बारे में कुछ बताइए अपने बारे में। अपनी जर्नी के बारे में ये बताना चाहूँगी कि आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन उल्लासनगर। ओके। आई विल नॉट डिस्क्लोज माई एज बट when I was born there, schooling वहाँ से की, कॉलेज भी वहीं से किया, B.Ed भी किया and HR was my first job where I started as a faculty in degree college, and from 2000 I have been in this college, and in July 2020 I became the principal. Before that I became vice principal in 2016, and here I am in front of you as the principal of HR college. उल्लासनगर में आपने कॉलेज किया है, स्कूलिंग भी वहाँ पे की है? जी, वहीं पे किया है। ओके। माई स्कूलिंग वॉज फ्रॉम जय हिंद स्कूल, HSNC बोर्ड का। देन माई कॉलेज वॉज CHM कॉलेज। फॉर माई मास्टर्स आई वेंट टू RKT कॉलेज, एंड फॉर माई B.Ed, though not required in degree college, I did my B.Ed from Seva Sadan College, and it was like a contrast journey from Ulhasnagar, who never seen बाहर की कोई दुनिया, उल्लासनगर के उल्लासनगर में स्टडी वगैरह करके, बट फिर ये हुआ कि सीधा डेड एंड चर्च गेट पे आई और जॉब वहाँ से शुरू किया, एंड टिल डेट नाउ आई एम इन चर्च गेट HR। तो टीचिंग फील्ड में आपको ऐसे क्या लगा कि आप इंस्पायर हो गए ये टीचिंग फील्ड में आने के लिए? एक्चुअली मैं जब मास्टर्स कर रही थी अपना MCOM RKT कॉलेज से, आई यूज टू सी माई टीचर्स और काफ़ी अच्छी इंस्पिरेशन मिलती थी, बट आई वुड गिव क्रेडिट टू द देन प्रिंसिपल मिस्टर कलवानी, जो उस वक्त हमें इनकरेज करते थे कि गर्ल्स हो तो एक प्रोफेशन है जो बहुत अच्छा है, हाफ डे जॉब है, वो है टीचिंग। तो वो सोच के मैंने इस प्रोफेशन में जम किया था कि आई नो आई एम गोना गेट मैरिड। माँ बाप उसी चीज़ पे बोले हैं, तो आई थॉट वाई नॉट टू ट्राई अ टीचिंग प्रोफेशन, एंड नेट सेट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, विच वॉज अ मिरेकल फॉर मी टू, एंड देन आई थिंक देन आई हैव नॉट लुक्ड बैक। और तब के टाइम में एजुकेशन में थोड़ा डिफिकल्टी भी होती थी, जैसे आज बहुत ओपन स्पेस है, मतलब तभी डिफिकल्टी ज़्यादा होती थी क्योंकि हम तब लाइब्रेरीज में बैठते थे, बुक्स को ढूंढते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। वी यूज्ड टू बी एक्चुअली इन कॉलेज, और पढ़ाई होती थी सीरियसली। पूरा दिन जब हम घर पे बैठे रहते थे तो मोस्टली प्रेफर करते थे कॉलेज जाके रेफरेंस बुक्स लें, और मेरी आदत होती थी कि मैं फॉरेन ऑथर्स और रेफरेंस बुक्स बहुत पढ़ती थी, और आई थिंक उसी का एक हेल्प हुआ कि टीचिंग प्रोफेशन में मैं जब आई तो मेरे पास वो कंटेंट था सेटअप करने के लिए और सेटल होने के लिए। क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे? मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स पेपर्स। कॉमर्स पेपर्स। और जब मैंने शुरुआत की वो थे एक्सपोर्ट मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ये सब्जेक्ट से मैंने शुरुआत की थी। ओके। कब प्रिंसिपल बने थे आप? मैं बनी थी जब पूरा देश बंद था और कोई उम्मीद नहीं थी, तब मैं वाइस प्रिंसिपल थी, बट जुलाई 2020 में मुझे मैनेजमेंट से कॉल आया कि आपको अब टेक ओवर करना है। और जब बोलते दुनिया बंद थी, मेरे लिए रास्ते खुले हुए थे कि मुझे रोज़ कॉलेज आना था, और उसी वक्त मैंने जुलाई 2020 में एज अ प्रिंसिपल टेक ओवर किया था। तो लॉकडाउन में आप आते थे फिर भी? जी। ओके। कुछ चैलेंजिंग था, मतलब प्रिंसिपल, ये लॉकडाउन में प्रिंसिपल बनना, तो कैसे आपको वर्क करना है, क्या करना है? एक्चुअली लॉकडाउन में ज़्यादा चैलेंज हुआ क्योंकि सब बंद था जी, और जब आप नए पोजीशंस पे आते हो तो आपको सब समझने में, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उभारने में, निकालने में, अपने हाथ में लेने के लिए टीम चाहिए। और ऐसे हो रहा था उस वक्त, पहले हफ्ते में 1 दिन लोग आते थे, बट एज अ प्रिंसिपल मुझे रोज़ आना पड़ता था, क्योंकि आप जब तक बैठोगे नहीं, समझोगे नहीं। बट आई थिंक मेरे एडमिन स्टाफ ने, मेरे फैकल्टी ने उस वक्त इतना सपोर्ट किया कि इट वॉज़ लाइक धीरे धीरे जो भी पेंडिंग वर्क था, कोविड में काफ़ी तकलीफ़ें थी, स्टाफ नहीं आ पा रहा था, हम नहीं आ पा रहे थे, बट
ऑनलाइन जो एक एजुकेशन का चैलेंज हुआ वो हमने अच्छे से एक्सेप्ट किया, बट आई थिंक द जर्नी वॉज, भले ही कोविड में लॉकडाउन हुआ बट हमारे लिए शायद कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं, ओके एजुकेशन के लिए बेसिकली। हाँ वो तो है ही, क्योंकि एजुकेशन तो रनिंग था, बट जो ऑनलाइन जो पैटर्न था, तो आपको क्या लग रहा था कि वो ऑनलाइन सही हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, कि ऑफलाइन बेटर है? उस वक्त हमारे पास चॉइस नहीं थी और वो तो option नहीं था ऑनलाइन हमारे पास। ऑप्शन नहीं था, बट जितना हमने ऑनलाइन किया उस वक्त बच्चों ने उसको इतना अडॉप्ट कर लिया था। बट वो होता था कि स्क्रीन बंद है, टीचर है जो दिख रही है, बच्चों के पास कभी जूम कनेक्टिविटी नहीं था, नेटवर्क के इश्यूज थे। आप अगर सीधा सीधा 1000 बच्चों को एक कैमरा में ले लोगे तो आपके जूम के भी इश्यूज आएंगे। तो बच्चों को मस्ती भी मिली, एकेडमिक्स भी मिला, बट उससे बच्चों को एक ये हुआ कि नहीं, हमें एकेडमिक्स ऑनलाइन नहीं करना है। और एक चैलेंज जो था कि उनको वहाँ जूम पे बिठा के रखना, क्योंकि कैमरा ऑफ है तो पता नहीं चलता था वो कैमरा में है रियली कि है नहीं वहाँ पे कि बस चले नहीं गए, है। चलो कभी गए। कभी ऐसा होता था कि नाइट ड्रेस में बच्चे की सडनली कैमरा ऑन हो गई और पता चला ये तो सो के उठा है अभी। ये चैलेंजेस कोविड ने हमें दिए एजुकेशन के, बट आई थिंक कोविड के बाद जो ऑफलाइन आने का हुआ, आई थिंक बच्चों को वो ज़्यादा ऑफलाइन में, हम वो सोचते हैं एज एन एकेडमिशियन कि ऑफलाइन इज़ फार 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 बेटर देन ऑनलाइन। तो जब आपने ये ऑनलाइन किया था तब आपकी टीम ने आपको उतना साथ दिया, या आपको टीम ने परेशान किया? कैसा एक्सपीरियंस था? आई थिंक एचआर कॉलेज की फैकल्टी, एडमिन स्टाफ वाज सो कोऑपरेटिव। हमने उनकी ट्रेनिंग सेशंस रखे, वो भी ऑनलाइन ही थी, घर से ही वो बैठ के जूम पे, फ़ोन पे भी काफ़ी हमें हेल्प मिली, क्योंकि हर घर में नेटवर्क में वाईफाई होता ही है और इंटरनेट है, फ़ोन में, जूम में, कंप्यूटर्स पे काफ़ी अच्छे से लोगों ने सहयोग किया। और तब हमारी कॉलेज की यूनिवर्सिटी बनी थी। जब मैंने टेक ओवर किया अक्टूबर 19 में ही हमें HSNC यूनिवर्सिटी की घोषणा हो चुकी थी, तो जुलाई 2020 में पीक था जब हमने HSNC यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। तो वो ऐसा हो गया था कि एक्चुअली हम ऑफलाइन नहीं थे, बट सुबह से लेके रात तक मीटिंग्स, आज ये मीटिंग हो गई, दूसरी मीटिंग हो गई, वो मीटिंग हो गई, मीटिंग्स में ही पूरा दिन निकल जाता था, ऐसे हो रहा था हमारा। मेरा सवाल एक्चुअली ये ऑनलाइन में लाना इसलिए था क्योंकि ऑनलाइन जो एजुकेशन, अभी जो ऐप्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन ही टीचिंग करती हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन का जो टीचिंग लेवल है, जैसा मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन बेटर रहता है, क्योंकि टीचर्स का पर्सनल टच रहता है स्टूडेंट्स के साथ। बट ऑनलाइन भी अभी बहुत एज ए बिजनेस बन चुका है ये बहुत बड़ा, तो इसमें आपका क्या टेक है? टेक बोलूँगी, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। एज यू सेड, ऑफलाइन में जब तक टीचर का फेस और वो स्माइल, और वो जो ऑनलाइन में कब होता है कि बच्चे ने स्क्रीन ऑन की नहीं की, और आजकल रिकॉर्डेड सेशंस चल रहे हैं, कुछ चीज़ हदों तक वो सही भी है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बट जब आप एडवांस लेवल पे स्टडीज़ करने जाते हो तो वो चीज़ शायद वहाँ रुक जाती है, क्योंकि बच्चे के मन में बहुत डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन में, ऑनलाइन में कभी कभी छूट जाते हैं। ऑफलाइन में जब आप नज़र घुमाते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ, टीचर मुझे देख रही है, मुझे ही देख रही है। जब टीचर अपनी नज़र लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट घुमाती है तो उसमें बच्चे को बहुत एक कॉन्शियसनेस भी आ जाती है कि मुझे टीचर से सवाल भी पूछना है तो बहुत सोच समझ के पूछना है। सो अकॉर्डिंग टू मी बोथ हैव इट्स एडवांटेजेस, बट ऑफलाइन के अगर एडवांटेजेस देखें इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आई थिंक जब तक गुरु सामने ना हो और टच में ना हो और एक इमोशनल मदरली या फादरली बॉन्ड ना बने, वो तब तक शायद एजुकेशन अपना आउटकम देने के, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स के लिए ऑनलाइन ठीक है, बट एक मेजरली अगर बच्चे को डेवलप करना है तो सामने होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के। न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए जो आया है, क्या वो स्टूडेंट्स को इफेक्ट करेगी या बेनिफिट देगी? अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्टडी डिटेल में करेंगे तो काफ़ी वर्टिकल्स उसमें लॉन्च हुए हैं। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था, जो बच्चों को रोट लर्निंग में अप्रिसिएशन दी जाती थी कि रट्टा मारो, उस कॉन्सेप्ट से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब बच्चों को दूर ले जा रही है। एक बेनिफिट उनके पास है जो है मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का, कि कौन से सब्जेक्ट में वो बोलते हैं काबिलियत, मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स वो चूज़ कर सकता है।
उसके अलावा जो इम्पोर्टेंस एनईपी में दी गई है वो बच्चों को है स्किल ओरिएंटेशन पे। जो पहले के सब्जेक्ट्स थे, मैं उनको बुरा नहीं बोलूँगी, वो भी उस वक्त के हिसाब से अपनी इम्पोर्टेंस रखते थे, बट व्हेन आई लुक एट एनईपी, उसमें जो सब्जेक्ट्स अब लाए जा रहे हैं कि हो सकता है साइंस का बच्चा कुछ कॉमर्स में सीखना चाहता हो, बट अगर साइंस एजुकेशन देखी जाए तो उसमें कॉमर्स का ऐसा कुछ होता नहीं था, या साइंस का बच्चा कभी म्यूजिक या योगा सीखना चाहता हो तो बंदिशें थी, कनेक्शन ही नहीं होता था, बंदिशें इतनी थी कि बच्चे को साइंस में डाल दिया तो अब तू साइंस ही कर। बट मेरे पास ऑप्शंस अब एनईपी ने ऐसे खोले हैं कि आप सेकेंड ईयर लेवल पे अपनी लैंग्वेज भी सीख सकते हो, आपको वोकेशनल एजुकेशन या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज दिए जाएंगे। एक और अच्छी चीज़ आई है, वो है अपने ही संस्कृति, वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जानना। बहुत से बच्चे वेस्टर्न नॉलेज के बारे में बहुत सीखते हैं, बट इंडिया में बहुत पुरानों में लोगों ने क्या क्या लिखा है, कितनी तरक्की की है, जितनी वो बोलते हैं जैसे जीरो इंडिया ने दिया था, बट इतनी चीज़ें बच्चे अब भूलते जा रहे हैं। इट इज नेसेसरी कि बच्चों को अपने ही इंडियन रूट्स में रहने चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। काफ़ी हिस्ट्री है हमारी बिजनेस की, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस की, जो बच्चों को पता ही नहीं है। एक और चीज़ है जो एनईपी में आपको बताना चाहूँगी, वो है इंटर्नशिप कॉन्सेप्ट। पहले होता था कि बच्चा ग्रेजुएट करके निकले फिर जॉब्स ढूंढे, उससे पहले अब सेमेस्टर्स में ही इंटर्नशिप, जब बच्चे वैकेशन में होते हैं इंटर्नशिप्स कर सकते हैं और उनको मार्क्स मिल सकते हैं, उनके क्रेडिट्स मिल सकते हैं। तो और इंडिया में वो जो 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री कॉन्सेप्ट था, अब वो 4 सालों में हो रहा है, ताकि बच्चे को मास्टर्स के लिए, जो फॉरेन कंट्रीज में भी होता है 1 साल का मास्टर्स करो जी। तो एनईपी के ये सारे बेनिफिट्स हैं, अगर कॉलेजेस उसको सही से इम्प्लीमेंट करें, यूनिवर्सिटीज़, तो आई एम श्योर बच्चों को इफेक्ट्स की जगह मैं बोलूँगी पॉजिटिवली इफेक्ट होगा, और उनको फ़ायदा भी होगा अगर वो सही तरीके से उसको अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बट यहाँ के कैसे अभी जेंजी क्राउड ज़्यादा है, तो आप जेंजी क्राउड के बारे में क्या बोलोगे? जब मैं जेन जी जो आप लोग बोलते हो, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, बट व्हेन वी सी देम, आई थिंक जो इनमें कॉन्फिडेंस है और जो इनमें पावर है और जितना स्किल्स हैं, आई विश आई could have at my own time, but एक चीज़ जो मैंने इनमें देखी है, इनमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, और आई थिंक जो आज टेक्नोलॉजी इनके हाथ में, अगर वो बच्चे उसको प्रॉपरली यूज़ करें तो दे कैन बिकम मार्वल और दे कैन बिकम स्टार्स, बट शायद उसको ये लोग थोड़ा सा मिसयूज़ भी करते हैं। इट कुड बी, आई शुड नॉट से दैट, बट एजुकेशन को वो थोड़ा लेस इम्पोर्टेंस देते हैं कभी कभी, और डिस्ट्रैक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। बट इफ़ दे कैन पे अटेंशन टू देयर फोकस, दे क्रिएट वंडर्स एंड दे बिकम स्टार्स, दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आज अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रही है, हमारे टाइम में वो अपॉर्चुनिटीज़ वैसे ओपन नहीं था, मतलब थे, बट अभी कैसा है, आप ओपन वर्ल्ड है और ऑनलाइन है, देयर इज सोशल मीडिया एंड दे हैव एक्सपोजर हर जगह, तो कंपटीशन भी है, बट आई थिंक दे कैन शोकेस नाउ वेरी गुड वे। बट मुझे लगता है कि आज भी जेंजी थोड़े पीछे हैं, कि जितने करने चाहिए उतने नहीं है। हाँ, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो जेंजी जो हैं आज, अगर आप उनको ऑब्जर्व करो, इज़ दे हैव गॉट एवरी रिसोर्स एट देयर डिस्पोजल। मतलब हमने जो देखा था वो था हमारे पेरेंट्स का स्ट्रगल, एंड दे हैड गिवन अस द लाइफ जो हमें उनके स्ट्रगल से मिली थी। बट आज जो उनको मिल रहा है, मे बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मे बी टेक्निकल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, दे हैव टू मच अबंडेंस में है, तो वो भी कुछ थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली हमारे लिए सही है क्या। आज जो कल्चर बन रहा है कि शाम को आप लोग क्लब्स में जाओ, पार्टीज़ में जाओ, डिस्कोज में जाओ या कॉन्सर्ट्स में जाओ, कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें इंजॉयमेंट और फन के लिए जो करनी होती हैं, वो लगता है उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट आई हैव सीन दैट ये करने के बाद भी सम ऑफ द चिल्ड्रन आर सो फोकस्ड कि ये करने के बावजूद
वो अपना फोकस नहीं छोड़ते हैं, दे आर करियर ओरिएंटेड। और हम जैसे करते थे कि एक वोकेशन ले लिया तो उस पर स्टिक किया। आज बच्चे डिग्री के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी करते हैं। एन एग्जाम्पल लाइक बच्चा एक बीकॉम कर रहा है, उसके साथ वो सीए भी करेगा या सीएफए करेगा, एसीसीए करेगा। इन इंस्टीट्यूट्स ने इनको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ही ये सब करो, जो हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं था। सो वो बोलते हैं ना कि अगर आप इस जनरेशन को देखो तो इनके पास ऑप्शंस, दरवाजे इतने सारे हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज इनके पास बहुत है। बट हाँ, थोड़ा सा एटीट्यूड लेट बैक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैं इनको नहीं बोलूँगी क्योंकि इनके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। बट जो फोकस्ड है दे मेक अप टू अ वेरी गुड करियर। वही सोशल मीडिया ऐसा है ना कि फायदा भी है, डिस्ट्रैक्शन भी है। एक रील देखो तो आप 10 रील देखने बैठ जाते हो। इट्स लाइक आपके पास ये ऑप्शंस ऐसे आ रहे हैं, आपको एक जगह रुक के उसको चूज करना चाहिए। यस, गुड। अभी HR कॉलेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंधी कॉलेज, जी, एम आई राइट? जी, ओके। तो सिंधी स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल होता है, या उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए HR कॉलेज क्या करता है? अगर मैं सिंधी स्टूडेंट्स का देखूँ तो हमारे 50% ऑफ स्टूडेंट्स मोस्टली सिंधी रहते हैं, बिकॉज वी आर अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स उनको वो 50% सीट्स मिलती हैं। एंड बिकॉज हम प्रोमिनेंट कॉलेज हैं तो काफ़ी सिंधीज अलग अलग शहरों से, उल्लासनगर हो या आउट ऑफ महाराष्ट्र हो, दे कम हियर एंड जॉइन विद द डिज़ायर और एन एम्बिशन कि हमें कुछ बन के जाना है यहाँ से। टू टॉक अबाउट सिंधी लैंग्वेज, हमारे यहाँ पे सिंधी सोसाइटी है HR कॉलेज में, जो बेसिकली सिंधी इवेंट्स करती है राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर विच इज़ चेटी चंड for them, to Akhar Teach, to Lalaloi like we celebrated few days back, to the Chalia festival, to any good Sindhi festival is being celebrated. सारे लगभग मतलब सिंधी जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं वो सब कवर होता है। कोशिश करते हैं हम कि हम सिंधी फेस्टिवल्स, सिंधी फूड कार्निवल्स को कॉलेज में ऑर्गेनाइज करें। एंड मी बीइंग अ सिंधी, आई इंश्योर कि जब मैं बच्चों के साथ मिलूँ तो सिंधी में थोड़ा थोड़ा भी बात करूँ, सो दे कैच अप। एंड इट्स लाइक व्हेन द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्पीक्स, वो बच्चे खुद ब खुद ही प्यार से आके सिंधी में बात करते हैं। सो इट फील्स गुड कि आप अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने फूड को जानते हो। एंड बिकॉज दे आर टुगेदर द सिंधीज प्रमोट ईच अदर ऑल्सो। सो by God's blessings they have been working in this college, and I have seen preference of Sindhis for this college compared to other institutions nearby. Okay. Yes. जैसे आपने इवेंट्स को मेंशन किया, तो कॉलेज में आप चाहते हैं कि एक दो इवेंट्स ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए? बैलेंस होना ज़रूरी है। Okay. क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स जो एकेडमिक से आते हैं वो क्लियर होने चाहिए, बट आप जब इवेंट्स में आते हो तो आपकी पर्सनालिटी निखरती है। जब आप जो पढ़ रहे हो, अगर आपने उसी को इवेंट्स में अप्लाई किया इन टर्म्स ऑफ लाइक टीम बिल्डिंग, जब तक आप साथ में काम नहीं करोगे, डेफिनेशन ऑफ टीम, मेरिट्स ऑफ टीम, डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम पढ़ना आसान है, बट जब तक बैठोगे नहीं एज अ लीडरशिप, फॉर एग्जांपल, जब तक आप टीम को लीड नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझ में ऐब कौन से हैं और अच्छी चीज़ें कौन सी हैं। सो एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एकेडमिक्स के साथ उतने ही इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज जब मैं बच्चों से बात करती हूँ तो जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं किसी जॉब के लिए, एक्चुअली देखा जाए तो उनसे पहले पूछा जाता है कि ठीक है आपने डिग्री ली है, डिग्री आपको मेरे सामने बिठाने के लिए काफ़ी है, बट जब आप अपना इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक अपने पर्सनालिटी को दिखाते नहीं हो, जॉब क्रैक करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और आई वुड से एकेडमिक्स में आप बुक पढ़ के, रीड करके, समझ के ठीक है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़, जहाँ बच्चे एक साथ मिलके प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, सो 1000, 200, 500 मैटर नहीं करता है, बट वो मैटर करता है कि साथ में बैठ के वो कौन से इवेंट्स को एक साथ प्लान करते हैं, कैसे लेटर लिखना है, कैसे किसी एक्सपर्ट के साथ बात करनी है, कैसे लाइट्स करनी है, कैसे ऑडिटोरियम्स बुक करने हैं, कैसे रूम्स की बुकिंग करनी है, कैसे सब बच्चों को साथ में लाना है। मतलब पूरा स्क्रैच से लेके जो भी एंड तक रिजल्ट होता है वो पूरा स्टूडेंट्स, आप मतलब स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स पे छोड़ देते हैं पूरा कि आपको ही प्लान करना है मोस्टली पूरा? हाँ, बट उनके ऊपर एक फैकल्टी मेंटर रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे हैं, हाँ। उनको गाइडेंस चाहिए, और वो गाइडेंस एक गुरु से आता है, एक मेंटर से आता है। जी। तो यहाँ पे फैकल्टीज, अब मैं एचआर की बात करूँ तो हमारे पास 60 से ऊपर क्लब्स हैं, स्टूडेंट बॉडीज हैं, हर एक का एक अपना मिशन है, एक एजेंडा है, अपने प्लान ऑफ इवेंट्स करते हैं कि साल में 5 इवेंट्स करने हैं, 6 इवेंट्स करने हैं। तो एक साथ मिलके जब इवेंट्स होते हैं तो टीचर की उनको गाइडेंस मिलती है कि कैसे करना है। तो ये क्लब्स को बनाने के लिए कोई प्रोसीजर है या बस स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि मैम हमको ये क्लब बनाना है? कुछ क्लब्स पहले से ही हैं जब से मैंने टेक ओवर किया है, बट कुछ क्लब्स अभी बच्चों को नई चीज़ों का करने का होता है। तो दे लाइक फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले बच्चे आए थे कि हमें फैशन क्लब बनाना है। मैंने कहा उससे तुम्हें क्या मिलेगा, बट काफ़ी बच्चे हैं जो फैशन मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हाँ। बाहर जाएंगे पोर्टफोलियोज बनवाने के लिए तो उन्हें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो दे सेड अगर हम आपस में ही, जो हमारे सीनियर्स हैं जो फैशन या मॉडलिंग में कर चुके हैं, वो अगर हमें सिखाएं तो हम थोड़े से ट्रेन होके जाके आके कर सकते हैं। सिमिलरली अभी किसी ने बोला कि हमें कुछ ऐसा क्लब बनाना है जहाँ पे पेंटिंग्स को एक्सपोजर मिले। हमारे पास ऐसा क्लब नहीं था, तो एचआर मोज़ेक्स जैसे ऐसे टीम भी नहीं। कुछ बच्चे आए कि उन्हें इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा कि पहले कॉलेज के लिए पेंटिंग बनाओ, लेट मी सी व्हाट इज़ द रिव्यू, एंड देन अकॉर्डिंगली। तो मेरे रूम में एक बच्चे ने पूरी पेंटिंग डिज़ाइन की है, यहाँ पे जहाँ बैठे हो यहाँ पे पेंटिंग्स जो देखोगे वो भी बच्चों ने डिज़ाइन किया। सो इट्स लाइक अगर नई आइडियाज़ आती हैं तो एज अ प्रिंसिपल माई रोल इज़ नॉट टू टेल देम नो, एटलीस्ट उस साल वो ग्रुप कुछ ना कुछ तो सीख के जाएगा। So it's like 60 bodies in a college is something that we always feel proud of. ओके, मतलब 60 क्लब से तो काफ़ी परेशान भी करते होंगे स्टूडेंट्स आपको? करते हैं, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी कि कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। बट आई बिलीव बीइंग अ टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, आई एम ऑन व्हाट्सअप, इंस्टा पे, तो जहाँ उनको जो परमिशंस होती हैं हम उनको वहाँ दे देते हैं, उनके मीडिया अकाउंट्स हैंडल में देख लेते हैं, तो इतनी परेशानी नहीं होती है। दैट्स द नॉर्मल रूटीन ऑफ आवर जॉब। तो जब ये कॉलेज पॉलिटिक्स होता है, मतलब देखो हर कॉलेज में पॉलिटिक्स होती है, तो जब ये पॉलिटिक्स के बारे में आपको मालूम पड़ता है, पहली बात आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता है, मुझे आइडिया नहीं है, चलता है। तो आप कैसे बैलेंस कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है, मतलब जो मैं सवाल आपको पूछ रहा हूँ, बट पॉलिटिक्स को कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट? यस, आई थिंक जेन जी का एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो पावर और पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही इमोशनली घुस जाते हैं, एंड व्हाट देयर प्रॉब्लम इज दैट आई वांट टू बी हर्ड and I am okay whereas others are not okay. But as mentors, as principal, my role is to bring both the parties together and try to make them understand that ये foolishness है। अचीवमेंट कुछ भी नहीं होगी जब आप पावर गेम में या पॉलिटिक्स में या कुछ अलग लेवल की पॉलिटिक्स में जाओगे। सो एज अ मेंटर माई रोल इज कि ब्रिंग इट आउट, गेट टू पार्टीज इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एंड जितना हो सके एथिक्स पे, इंटेग्रिटी पे और अपने उसूलों पे सही से काम हो, रादर देन बदमाशी करके आगे निकलना इजी है, बट ये फिर बच्चे कहीं कॉर्पोरेट्स में जाएंगे वही करेंगे, तो इट्स नॉट राइट। सो बट दोनों को मिला के एक मिडिल ग्राउंड में आप मिडिल लाते हो। ग्राउंड में आना पड़ता है जी। अभी जितने भी इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, तो उसके लिए जो पार्टिसिपेशन होता है या टीम मेंबर्स बनते हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स कैसे ना अप्रिशिएट नहीं करते, या तो उनको बोलते नहीं है कि आप आओ और पार्टिसिपेट करो, क्योंकि काफ़ी टाइम का ड्यूटी रहता है, कभी कभार लेट नाइट्स भी होते हैं, तो उसके बारे में आप प्लीज़ बताएं। होते हैं कभी कभी, बट ये सही नहीं है कि पेरेंट्स कुछ ऐसे बोलते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अभी भी, स्पेशली गर्ल्स के साथ होता है क्योंकि काफ़ी दूर से आती हैं तो उनको रोका जाता है क्या, बट जितना मैंने एचआर में देखा है कि बच्चे, हमारा होता है सुबह 7:30 से जो कॉलेज शुरू होता है वो 7 o'clock तक कॉलेज बंद ही नहीं होता है। फिर क्लासरूम्स के जो अवेलेबिलिटी होती है वो शाम को होती है, तो इंटर कॉलेजिएट के लिए जो इवेंट्स के लिए मेहनत लगती है उसके लिए भी रूम्स की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो ऐसे होता है कि एक्चुअली 7 बजे से 11, 12, 1 बजे तक मेरे कॉलेज के इवेंट्स में बच्चों की जो कोऑर्डिनेशन होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, वो उस वक्त भी होती है।
इंटर कॉलेजिएट में जब जैसे डांस प्रैक्टिसेस हुई, फैशन शो हुए, तो जब कॉलेज में कोई नहीं होता है एक रूम्स में, वो बैठ के प्रैक्टिसेस करते हैं। और जितना मैंने देखा है कि इतने अच्छे जिम्मेदारी से बच्चे करते हैं कि बॉयज़ विल टेक केयर ऑफ गर्ल्स टू सी दैट दे गो इन कैब्स, घर तक पहुंचा दिया। यस, ये होता है कि लेट नाइट कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। एग्ज़ाम्स के टाइम पे तो एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती हैं, लेकिन जब इंटर कॉलेजिएट होते हैं या कोई बड़ा सा फेस्टिवल होता है हमारे कॉलेज में, तो थोड़ा सा बच्चों को अपना टाइम देना पड़ता है ताकि इवेंट को अच्छे से निभा सके। तो आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़? सो पेरेंट्स को ये बोलूँगी कि जब वो कॉलेज में रहते हैं, बच्चे इसलिए रहते हैं कि इवेंट्स की प्रिपरेशंस और प्लानिंग कर सकें। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यून्स हमेशा यहाँ स्टेशन रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। और जब तक बच्चे खुद हाथ से खुद काम नहीं करेंगे, डेवलपमेंट कैसे आएगी? सो कोई भी ऐसी शंका आपके अगर मन में है कि रात को बच्चे कुछ मस्ती करते हैं, तो आप ये मत कीजिए। बिल्कुल वो अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जैसे अभी कॉलेजेस में इवेंट होते हैं, तो आपके हिसाब से टॉप इवेंट्स कौन से जो एचआर कॉलेज के? ओके, अगर मैं एचआर कॉलेज के इवेंट्स गिनने शुरू करूंगी तो शायद आपको कल सुबह तक मेरे साथ यहीं बैठना पड़ेगा। बट अगर मेजरली मैं कुछ इवेंट्स या टॉप 5 बता दो आप, टॉप 5 सबसे ऊपर मैं अभी मिस्टीक को दूंगी, क्योंकि मिस्टीक एक हमारा ऐसा इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल है जहाँ पे काफ़ी बड़ी लेवल पे 3 दिन इवेंट्स होते हैं। फिर शान एक सिंधी फेस्टिवल है जो हमारा बड़े लेवल पे अब 2-3 सालों से जाने लगा है। I was a part of it also. यू आर द पार्ट ऑफ इट देयर। एंड उसके अलावा ब्लेज है एक हमारा इवेंट है जो बहुत बड़ा होता है। ओडीसी विच इज़ ऑफ द कफ, जो पीएसडीएस का बहुत पुराना फेस्टिवल है, वो होता है। उसके अलावा हमारे डिसीडियम एक नया फेस्टिवल है, न्यूमरो योनो है। ऐसे बोलूँ तो काफ़ी फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे कॉलेज में काफ़ी मशहूर भी हैं। ब्लेज है कि जो हमारे इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको विजिट करने आ रहा था अभी, तो मैंने काफ़ी कुछ देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है कॉलेज में, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स दीजिए प्लीज़। एचआर कॉलेज जैसे मैंने कहा 1960 में स्टार्ट हुआ था, तो हमारी ये बिल्डिंग उतनी पुरानी है। बट जैसे ही हमने यूनिवर्सिटी बनाई और महसूस किया कि कॉलेज को अब उस लेवल पे लाना है कि यहाँ पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर देखने बच्चे आए या कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करने आए, तो उन्हें बोलना है कि ये एक बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। हमारे HSNC बोर्ड ने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडिज़ाइन किया है, जिसमें हर क्लासरूम में अब वो चॉक एंड बोर्ड जो होता था वो चेंज करके स्मार्ट टीवीज़, इंटरैक्टिव टच स्क्रीन टीवीज़ लाई गई हैं। हर क्लासरूम में वाईफाई और इंटरनेट लाई गई है ताकि बच्चों के और टीचर के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल गैप्स या जनरेशन गैप हो वो कम हो। हर एक क्लास में अपने इंट्रोडक्शन के लिए, अपने यूजेज के लिए बच्चों को वाईफाई दी जाती है ताकि वो यूज़ करें। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारी पूरी लाइब्रेरी रेनोवेट हो रही है। बच्चों के लिए टेरेस जो थी, जो उनके लिए एक हब होता है एक्टिविटीज़ का, वो रेनोवेट हो रहा है। सब कुछ हमने नया बनाया है। सारा कॉलेज को हमने एक नया रूप दे दिया हमने जी। तो जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो मेरा अगला सवाल वही है कि जैसे कि आजकल AI का ज़माना है जी, AI का यूज़ और मिसयूज़ पहले आप वो बताएं, उसके बाद आप ये बताएं कि आप AI को कॉलेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हो या किस वे में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर AI की बात करूं तो एज वी सेड के हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी लेवल तक यूज़ होने लगी है। हमारे टीचर्स को हम ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं कि कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्लासरूम तक बच्चों को उनके इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव के साथ लाए जा सकते हो। लेकिन एज अ फैकल्टी, एज अ कॉलेज, हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको बताया जाए कि AI एक हद तक एक टूल है, वो आपका मास्टर नहीं बनना चाहिए। उसे आप हेल्पिंग हैंड करके लो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप उस पर ही निर्भर करोगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज आएंगी। सो उसको अपने सिलेबसेस में, उसको अपने रोज़मर्रा के यूजेज में आप AI को यूज़ करो। और हमने ऐसे कहा कि क्लासरूम्स में ऑलरेडी
टेक्नोलॉजी तो आती जा रही है। अब एन एग्जांपल लाइक चैट जीपीटी है, कैनवा सॉफ्टवेयर है, काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चे बहुत आसानी से उसको मिसयूज़ करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है उन्हें बताना कि उसको आप लोग यूज़ करो अपने बेनिफिट्स के लिए, नॉट लाइक कि आप उसको बस इस्तेमाल करो और उसे भूल जाओ। ओके जी, बच्चों को इंटरनेशनली जाना होता है एजुकेशन के लिए, तो ऐसा कुछ है जो एचआर कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है? बोलूँगी कि एचआर कॉलेज वन ऑफ द फ्यू कॉलेजेस हैं जिसमें हमारी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कमेटी है, जिसका काम है कि अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट करें, काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करें और उन्हें यहाँ ले आएँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों के ड्रीम्स होते हैं कि हमें बाहर जाके पढ़ना है। एजुकेशन इंडिया की तो बेस्ट है, लेकिन बाहर की भी कंट्रीज़ के क्रेज़ होते हैं कि हमें जाना है। हमारा काम है एचआर कॉलेज में ऐसी कंट्रीज़ जो बच्चों की ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर एजुकेशन होती हैं, उन काउंसलेट्स को उनके एजुकेशनल पर्पसेस की यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ लेके आएँ, ताकि वो उन्हें अपने कोर्सेज़ के बारे में, उनके बारे में बताए। क्यों? क्योंकि आज जो वर्ल्ड एक शेप ले रहा है वो है, आज एक स्टूडेंट कहीं भी जाके कहीं भी जॉब कर सकता है, कहीं भी एजुकेशन ले सकता है। हमारी जिम्मेदारी, इट्स एन ओपन वर्ल्ड ना, आप स्टेट वाइज भी ओपन हो चुका है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने महाराष्ट्र में जन्म लिया तो आप यहीं पे बैठोगे, यहीं काम करोगे, आप कहीं भी जा सकते हो। इट्स अ मल्टी कंट्री, मल्टी कल्चर वर्ल्ड। सो हमारा एक जिम्मेदारी बनता है बच्चों के लिए कि हम उनको बताएं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो और वहाँ सेटल हो सकते हो, या वहाँ से पढ़ के जब आप यहाँ अपनी नॉलेज ले आओगे, हाउ मच इट कैन हेल्प योर ओन सोसाइटी, हाउ मच इट कैन हेल्प योर ओन कंट्री। सो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स कमेटी एचआर की बहुत एक्टिव है इस बारे में। जैसे नए नए कोर्स आ रहे हैं कॉलेज में, तो उसके लिए आप फैकल्टी हायर कर रहे हो या जो प्रेजेंट फैकल्टी है उनको ट्रेन कर रहे हो? दोनों चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनके पास वो नॉलेज होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट्स को हमें पकड़ के रखना है और बच्चों को पढ़ना ही है। और नए जो जनरेशन की फैकल्टी आती है वो है एक्सपोज्ड, के पढ़े हैं, नई नई चीज़ें सीख के आ रहे हैं। तो जब हम नए कोर्सेज को लॉन्च करते हैं, एक हमारे पास बेनिफिट है कि हम खुद यूनिवर्सिटी हैं। तो जब हमारे पास जो BOS बनते हैं उसमें हमने इंडस्ट्री को भी एज अ मेंबर लिया है। तो इंडस्ट्री हमें बताती है कि आज कौन सी नई चीज़ें हैं, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला, या कोई नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, या कोई नई चीज़ें जो इंडस्ट्री में अपनाई जा रही हैं। इट कुड बी फंडामेंटल, इट कुड बी टेक्निकल। वो चीज़ें हम इंडस्ट्री से चीज़ें लेके अपने सिलेबसेस में ट्राई करते हैं कि वो नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए। जैसे टैली हो गया, या बच्चे लॉ में काफ़ी चीज़ें हैं जो नई चीज़ें आ चुकी हैं, या आप कॉमर्स में देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में देखो, नई नई चीज़ें आती हैं। इमीडिएटली हम इंडस्ट्री से वो इनपुट्स लेके अपने करिकुलम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स की ग्रोथ के लिए। Yes, और फैकल्टी को उनके फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए, रिफ्रेशर्स हुए, ओरिएंटेशंस हुए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हुए, उसमें हम रेगुलरली कॉलेज में भी करते रहते हैं, ताकि जो नई चीज़ें हैं वो भी उन्हें पता चलती रहे। तो फैकल्टी अपने लेवल पे भी डिपार्टमेंट वाइज, कॉलेज वाइज ऐसी ट्रेनिंग्स को इनकरेज करते हैं हम लोग। और एक है हमारी अब जो नई चीज़ें हमने शुरू की हैं वो इंडस्ट्रियल विजिट्स, कि फैकल्टी बच्चों के साथ इंडस्ट्री में जाती है, लाइव विटनेस होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्री इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, चीज़ें सुन के उसके बारे में और रिसर्च करना इज़ व्हाट वी इनकरेज आवर फैकल्टी टू डू। ओके, मतलब वो जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ऐसा है कि फैकल्टी का ग्रोथ और स्टूडेंट का ग्रोथ साइमल्टेनियसली चलता है, या हाउ यू मैनेज देम बोथ? व्हाई आई एम सेइंग बोथ, क्योंकि कभी कभार होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जब स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वो उस तरीके से आप कैसे, मतलब बीच में आप मतलब कैसे मैनेज करते हो सबको? ऐसा मोस्टली नहीं होता है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो फैकल्टी को एक अथॉरिटी के हिसाब से लेके आते हैं कि वो एक गुरु है, एक टीचर है, एक मेंटर है। तो नॉर्मली एक टीचर का रोल होता है कि बच्चों को सही से गाइड करे। कॉन्फ्लिक्ट्स जो आते हैं बच्चों के आपस में आते हैं, या उनके खुद के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, हमारा काम होता है कि उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रेजोल्यूशन करें। बट कभी कभी एक हो जाता है कि किसी बच्चे और फैकल्टी में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, स्पेशली जब इनडिसिप्लिन बच्चों का होता है और दे थिंक कि
हमने जो किया है वो गलत नहीं है, देयर आवर रोल कम्स इन के फैकल्टी और बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के सही तरीके से एक बैलेंस लाया जाए। क्योंकि जब फैकल्टी बच्चों को डिसिप्लिन से डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करती है, स्पेशली इन डिसिप्लिन, तो जो जेन-ज़ी है उन्हें लगता है कि आप मुझ पे बंदिशें लगा रहे हो, आप मुझे ये क्यों बोल रहे हो, मेरे घर पे मेरे मम्मी डैडी ने नहीं बोला तो आप क्यों बोल रहे हो। तब उन्हें थोड़ा सा काम डाउन करके नीचे लाना और समझाना कि बेटा आपको ये कॉलेज में इस तरह से करना अलाउड नहीं है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उसको समझाना रादर देन पनिश करना इज व्हाट आई बिलीव कि पनिशमेंट से बच्चा कुछ देर के लिए शांत होगा, बट जब उसको समझ में आ जाएगा तो वो कल भी अपनी ऐसी कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट्स को ऊपर आने नहीं देगा। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी, और मुझे लगता है जो भी ये पॉडकास्ट सुनेगा तो आई थिंक दे विल लर्न मोर जी। बट देखो, प्रिंसिपल जॉब इज़ नॉट ईजी, मतलब जैसा ईजी आप साउंड कर रहे हो तो उसके मुझे चैलेंजेस आप बताइए कि मतलब मुझे नहीं लगता कि एक प्रिंसिपल का जॉब ईजी होता है, बिकॉज कोई भी प्रिंसिपल बन जाएगा फिर, तो उसके बारे में आप बताओ प्लीज़। अगर आप प्रिंसिपल का डेली रूटीन देखेंगे तो रेगुलरली आपको डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। सबसे पहला जो मेजर स्टेक होल्डर होता है हमारे स्टूडेंट्स, बट उसके अलावा भी पेरेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, आपके कॉलेज के एसोसिएट्स, सोसाइटी एट लार्ज, ये सारे स्टेक होल्डर्स के अलावा भी हमारे पास एक मेजर स्टेक होल्डर होता है, वो है हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जिनके साथ हमें पूरे सर्क्यूलर्स की, डेटा की। सो आज प्रिंसिपल का जॉब एक ऐसा हो गया है कि आपको जैसे वो कठपुतली का शो होता है ना, आपको हर चीज़ को स्ट्रिंग्स के साथ प्रॉपरली इक्वली बैलेंस करना है। वो हो गया है कि आपको आपके डेडलाइंस, आपके अचीव टारगेट्स पेशेंटली प्रायोरिटाइज करके करने पड़ते हैं, क्योंकि आज मेरे पास मल्टीटास्किंग के अलावा कोई ऑप्शन शायद एज अ प्रिंसिपल है ही नहीं। वहीं से जब डेटा मांगी जाती है मुझे वो भी प्रोवाइड करनी है, यहाँ पे फैकल्टी को कुछ इश्यू है वो मुझे रिजॉल्व करना है, वहाँ पे बच्चों के कुछ परमिशंस हैं वो भी हैंडल करने हैं। आई थिंक प्रिंसिपल्स जॉब इज टू डिसेंट्रलाइज एज मच एज पॉसिबल सो दैट एवरी कॉर्नर हैज सम पावर। एंड इट्स लाइक आई बिलीव कि मैं हमेशा कॉलेज को बोलती हूँ कि HR कॉलेज इज ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे बच्चों के लिए जो हम करते हैं वो चीज़ें हैं। और मेरा एक उसूल है कि मेरे टेबल पे मोस्टली कुछ पेंडिंग ना रहे। किसी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में होता है अच्छा ठीक है कल देखेंगे, 2 साल बाद देखेंगे, नो। अगर मेरे पास एक टास्क आया है उसको फिनिश करो, फाइल चैप्टर क्लोज करो, ताकि मैं अगले फाइल पे कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। सो इट्स लाइक प्रायोरिटाइज एंड फिनिश योर टास्क, सो कैजुअली नहीं लो बट इतना इम्पोर्टेंस से लो ताकि आपके पास के जो डेडलाइंस हैं वो भी ना मिस हो बट काम भी ना छूटे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डरते हैं, प्रिंसिपल हैं, क्या करें, बात करें, न्यू स्टूडेंट्स आते हैं जी, इजीली वो एक्सेसिबल है आपके पास, मतलब स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं आपको? आई थिंक मैं अगर बोलूँ एक्सेसिबिलिटी ऑफ HR कॉलेज प्रिंसिपल इस कि पूरे कॉलेज के बच्चों के पास पेरेंट्स के बाद प्रिंसिपल का नंबर है। वो शायद मैं फ़ोन कभी ना उठाऊँ मीटिंग्स में तो व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ टच में है। कनेक्टिविटी इज़ नॉट एन इशू। माई रूम इज़ ओपन फॉर 24/7 जब तक मैं इस कॉलेज में रहती हूँ। एनीबडी कैन वॉक इन एंड मीट मी, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, फैकल्टी हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, बिकॉज व्हेन यू हैव एन ओपन डोर पॉलिसी एंड नो स्केयर पॉलिसी एंड अ स्माइलिंग फेस, आई थिंक वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिलेशंस को मेंटेन करके आपके टारगेट्स को, डिसेंट्रलाइजेशन को एक्चुअली अचीव करने के लिए। बिकॉज इफ़ आई क्लोज माई सेल्फ then the permissions get stuck, the bureaucratic setups go up, anybody can rule the world, but it is like as a head of the institution I keep things open। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे टीचर से पहले मुझे व्हाट्सअप कर देते हैं कि आज ये प्रॉब्लम हुआ था मैम, कैन यू हेल्प अस आउट, मेरी मार्कशीट नहीं मिल रही है। कभी येस यू मे से कि वाई यू, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स के लिए वो जब तक कंफर्ट और विश्वास और ट्रस्ट ना हो बच्चे कहीं बोलते नहीं हैं। So I think I try to create that trust in them so that they are easily, comfortably accessible to the principal. And I'm not a principal, I'm just the head of the institution who's taking care of the institution fully. So I'm responsible to them.
तो स्टूडेंट्स आप लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं एंड मिल सकते हैं मैम को, और कुछ भी अपने क्वायरीज हो या क्या हो, डायरेक्टली यू कैन प्रेजेंट. Sure, anytime I'm there in college, you can meet. My cell number is with entire college. In fact, normally तो बच्चे रात को भी WhatsApp कर देते हैं, and it's like I have a record that रात को अगर 12 बजे भी मैसेज आया तो if it is a genuine student issue, I normally try to address it and at least give a solution के ठीक है कल सुबह तक देखते हैं, don't worry. So it eases out the tension of a child or a parent कि my God, this is a problem, how do I handle it? तो ये नोट में अभी आप बताएं आपका विजन क्या है, मतलब कॉलेज को लेके क्या आपने विजन किया है कि जब से आप 2020 से आप प्रिंसिपल बने हैं तो नाउ 2025, तो मैं तो चाहूँगा कि आप ही प्रिंसिपल रहे हमेशा, Thank you. बट फिर भी आपका विजन क्या है, एचआर कॉलेज को कहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं? जब मैं डिफरेंट कॉलेजेस को देखती हूँ, मेरा विजन है कि एचआर कॉलेज को इंडिया का हार्वर्ड बनाना है. ओह वाओ, ग्रेट. और जो भी बच्चा यहाँ पे आए, मेरा विजन यही है कि जब वो यहाँ से निकले उसमें उतना कॉन्फिडेंस और उतनी लीडरशिप होनी चाहिए कि या तो वो जॉब लेके निकले या तो जॉब क्रिएटर बन के निकले. वेरी गुड विजन मैम, वेरी गुड विजन. तो अभी एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं. जी बिल्कुल. ठीक है, मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगा, जी तो आपको तुरंत ही जवाब देना. रैपिड फायर मीन्स जो पहला थॉट आपके माइंड में आए. जी ठीक है, जी थोड़ा फन हो जाएगा, थोड़ा क्राउड के लिए भी फन हो जाएगा जी, थोड़ा. बिल्कुल. ठीक है, आपका फेवरेट मोटिवेशनल कोट? कीप स्माइलिंग, थिंग्स Okay. विल टर्न इन योर वे. ओके. अगर एक दिन के लिए स्टूडेंट बनने का चांस मिले तो आप क्या पढ़ेंगे? मैं म्यूजिक पढ़ना चाहूंगी. ओके, आपने म्यूजिक पढ़ा है कभी? नहीं. आप यू बट मुझे लाइक सिंगिंग? आई डू बाथरूम सिंगिंग और जब घर पे अकेली होती हूँ, बट आई हैव दैट कीननेस कि काश मैं वो म्यूजिक जो पियानो होता है बजाना सीख सकूं. ओके. सो मुझे वो म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट. इवन आई लव सिंगिंग, बट अगेन Same. सिंगिंग. या आपका ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड. आप गए हैं कभी? गई हूँ एक बार, पर मुझे वापस जाना है. वापस जाना है. वापस जाना है. ओह, तो मतलब ड्रीम अचीव कर लिया, फिर भी जाना है. दोबारा ड्रीम वापस जाना है. आधा बाकी है. ओके. अगर आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ डिनर करना हो तो वो कौन होगा झांसी की और क्यों? रानी. सॉरी, हाँ, झांसी की रानी. झांसी की रानी. अभी ओके, क्यों? I think the kind of confidence she had to stand against the odds in her family, against the British rule, I think वो courage अगर आज भी हर किसी लड़की में आ जाए तो जो चीज़ें हम सुनते हैं लड़कियों के अगेंस्ट वो शायद ना हो. तो मैं उनके साथ बैठ के पूछना चाहूँगी कि आपने ये पावर आया कहाँ से. ओके. और कोई सेलिब्रिटी के साथ अगर आपको बैठना हो, डिनर करना हो? Only one time Mr. अमिताभ बच्चन. ऑल टाइम फेवरेट है. ऑल टाइम फेवरेट है. Yes. आप मिले उनसे? नहीं, कभी नहीं. बट एक ड्रीम है कि उनसे मिलना है. एंड माई मॉम यूज्ड टू से when I was young, when I was born, he became the superstar kind of thing. Janjeer was released and तो कहीं ना कहीं लिंक है. हाँ, तो बचपन में जब मैं उनकी पिक्चर्स देखती थी तो I used to say I want to marry him. I don't know why, but I think from that time I have had a क्रश. my favorite actor. ओके. Yeah. चलो, एक वर्ड में आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? Positive. और अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं? Someone who is positive, who knows that whatever will happen for good, and whatever will not happen will be for much better good. ओके. तो ये रैपिड फायर राउंड अच्छा था. मैम, एक सवाल है मेरा. जी. आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को कैसे फील कराते कि ये उनका कॉलेज है? जिम्मेदारी देके ओके. कि कॉलेज है, ये कॉलेज आपका है. आपको यहाँ पे सिर्फ कॉलेज को एकेडमिक्स के लिए यूज़ नहीं करना है, बट इस कॉलेज का नाम मेरे साथ, जो मेरा विजन है, उनको वो भी मेरे साथ अचीव करना है. तो यहाँ पे मैं उनको इक्वल पार्टनर्स बुलाती हूँ कि ये यहाँ पे वो पार्टनरशिप में है. तो 3 साल 5 साल वो जितने साल मेरे साथ हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के इस कॉलेज को चलाना है. तो दैट्स जिम्मेदारी देना
is one of the thing that they feel कि ये मेरा कॉलेज है, मेरा रूम है, ये मेरे एक्टिविटी है, और आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ HR कॉलेज. और मैंने सुना है आपने एक नाम भी दिया है, वो नाम क्या है? मैं अपने कॉलेज के बच्चों को प्यार से स्टूडेंट्स नहीं बुलाती हूँ, ब्रांड एम्बेसडर्स बुलाती हूँ. जैसे कि कहा कि ये उनकी कॉलेज नहीं है, उनका जिम्मेदारी है. और ब्रांड एम्बेसडर सुनते ही उनको ऐसा लगता है कि भाई ये ब्रांड मेरा है और इसको मैं कुछ भी करूंगा तो इसका नाम रोशन करना उस एम्बेसडर की जिम्मेदारी है. सो आई कॉल देम एज ब्रांड एम्बेसडर्स, और उनके पेरेंट्स को मैं ब्रांड पार्टनर्स बुलाती हूँ. Okay. क्योंकि उन्हें सीधा करने में या उन्हें अच्छा बनाने में हम दोनों की एक नॉर्मल कोलैबोरेशन होती है. एंड माय फैकल्टीज को मैं ब्रांड मैनेजर्स बुलाती हूँ. सो दीज आर द नेम्स दैट, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड पर्सन, सो यहाँ से लिए हैं हमने. बट माय स्टूडेंट्स लव बीइंग कॉल्ड एज ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ HR कॉलेज. दिस इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट नाउ. तो मैं चाहता हूँ कि आप स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और जो भी आपकी फैकल्टी हो या जो टीचिंग लाइन में आना चाहते हो, तो उनके लिए कुछ मैसेज हो जो आप उनको एडवाइस देना चाहे, उनको बताना चाहे, या कुछ टिप्स हो जो आपको उनको फॉलो करने के लिए आप दें. ठीक है, शुरुआत मैं स्टूडेंट से करूँगी. प्लीज़. स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगी कि अपने पे जितना कॉन्फिडेंस रख सकते हो रखो, किसी और से कंपैरिजन मत करो. क्योंकि जब इंसान धरती पे आता है वो अपनी यूनिकनेस से आता है. कोई मुझसे बेटर, कोई मुझसे छोटा, अगर ये सोचोगे तो इस कंपटीशन में कहीं छूट जाओगे. सिर्फ अपने आप से कंपटीशन करके अपने आप को रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर बनाओगे तो आई एम श्योर कि आपको कहीं ना कहीं कोई मेंटल स्ट्रेस आएगी, ना ही कोई स्ट्रेस आएगा कि मैंने ये अचीव किया है कि नहीं, क्योंकि आप अपने टारगेट्स खुद सेट कर रहे हो. पेरेंट्स को मैं सलाह देना चाहूँगी, एडवाइस देना चाहूँगी कि आज प्लीज़ अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए. What I have observed is कि बच्चों को अगर आप एज पेरेंट्स पैसों के अलावा अपने आप को दो, चाहे वो इवनिंग्स में प्रोग्राम देखते देखते, खाना खाते खाते दोगे, तो आज जो बच्चों में जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, जो वो किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, शायद उन्हें उतना नहीं होगा जितना आपको वो शेयर कर पाएंगे. मेरी फैकल्टी के लिए एक ही एडवाइस दूंगी कि आप जो एफर्ट्स अपने एकेडमिक्स में करते हो उसे स्टेबल रखिए. क्योंकि जब तक आप उनको करिकुलम से हटके और करिकुलम के साथ जो नॉलेज नहीं बांटोगे, तो तब तक वो बच्चा उसको जाके बाहर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा. सो आपकी रिसर्च, आपके एफर्ट्स टुवर्ड्स योर ओन इंडस्ट्री एरिया दैट यू आर स्पेशलाइज्ड एरिया दैट यू आर इनटू, it will require for you to help them to get upgraded so that you can give it to your children, to your students. Society को बोलूँगी कि एडुकेशन को एक रेस ना बनाए. एडुकेशन के पैरामीटर्स जो आज डिग्रियों पे है कि अगर आप 90% हो, 95% हो तो आप स्टॉलवर्ट हो, और 60% हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है. सोसाइटी अगर इन बैरिकेड्स को हटाना शुरू कर देगी ना, तो जो यूनिक टैलेंट बच्चे में होता है, जिसके लिए वो शायद वो म्यूज़िक में अच्छा हो, डांस में अच्छा हो, पढ़ाई में ना हो, इट्स ओके, बट एटलीस्ट वो वहाँ पे अपना करियर ले सके. कभी कभी सोसाइटी अपने स्टिग्मा में उन बच्चों को दबा देती है, और जो मेंटल इश्यूज आते हैं बच्चों को, वो उनको कोई संभालने वाला नहीं होता है. सो माय सिंपल एडवाइस विल बी कि हर इंसान कुछ यूनिकनेस के साथ आया है, उसे इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट देना हमारी जिम्मेदारी है. मैं सब गेस्ट को बोलता हूँ ये चीज़ हमारे एंड पॉडकास्ट में कि आपको मैं कैसे लगा, या मेरे बारे में आपको जो बोला हो तो आप बोल सकते हो. अच्छा, आपके बारे में? जी, मतलब, मेरे बारे में अच्छी मुलाकात हुई जी, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि इट्स सिंपल पॉडकास्ट होने के साथ साथ एक जो रैपो बनता है, जो स्माइलिंग फेस से बनता है, is something amazing. So I think you have done a good job, and I'm sure your previous people would have also given the same thing to you. And one thing that I've realized is कि आप जब आए हो तो आप में जो humbleness है कि मतलब ठीक है आप भी बड़ी पर्सनालिटी हैं, बट आप जो मेरे साथ बैठे हैं तो इट्स लाइक वी आर बोथ इक्वल. नॉट इक्वल, यू आर तो
अब बट थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने एचआरआईट्स हैं वो ये वीडियो को शेयर करेंगे और वो देखेंगे भी। थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।